हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है हमें पता है ना, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द सेल। वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द सेल। और ये क्यों आता है वोल्टेज डिफरेंस? ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, वो सब हम आगे देखने वाले। तो ये वोल्टेज डिफरेंस अभी ये हार्ट के सेल्स में आ रहा है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अब जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है ना, ये दो टाइप का होता है फास्ट और एक होता है स्लो। अब स्लो हमें पता है ऐसे नोड जो था अपना, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा कंडक्टिंग सिस्टम में, ऐसे नोड से ए बी नोड में जो इम्पल्स जनरेट हो रही थी वो ट्रैवल कर रही थी, ऐसे नोड ए बी नोड बंडल ऑफ हिज, फिर परकिंजे फाइबर्स में। ठीक है, ये हमने देख लिया कंडक्टिंग सिस्टम में। लेकिन ये इम्पल्स मतलब जनरेट कैसे हुई और फिर आगे स्प्रेड कैसे हुई, वही हम अभी देखने वाले। ठीक है। अब ये स्लो और फास्ट क्यों है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा आयन है डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। अब डीपोलराइजेशन हमें पता है कि लॉस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेल को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। अब यहाँ पे जो डीपोलराइजेशन है ना, ये कैल्शियम पे डिपेंड रहता है। ठीक है, इसीलिए ये स्लो रहता है। और यहाँ जो है, जो फास्ट टाइप में है, इसमें जो डीपोलराइजेशन है वो डिपेंडेंट रहता है सोडियम पे। ठीक है, ये सोडियम डिपेंडेंट रहता है, इसीलिए फास्ट होता है। अब फास्ट हमने पता था कि जो हाईएस्ट था वो वेलोसिटी था कंडक्शन का, वो परकिंजे फाइबर्स में दिख रहा था। तो उसका रीज़न समझ में आ गया, क्योंकि वो सोडियम पे डिपेंडेंट है। और जो स्लो टाइप था वो सबसे स्लो कहाँ पे दिख रहा था, एवी नोड में दिख रहा था। हमें पता है ना एवी नोडल डीले हो रहा था, तो वो इसीलिए क्योंकि वो कैल्शियम पे डिपेंडेंट था। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट कैसे हुआ, और हम जो ईसीजी देखते हैं ना, इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन द मायोकार्डियल सेल। अब ये समझो मेरा मायोकार्डियल सेल है हार्ट का। ठीक है। अब ये जो मायोकार्डियल सेल्स है ना, ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। हमारे मायोकार्डियल सेल्स है ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अब कनेक्टेड कैसे रहेंगे, थ्रू दीज गैप जंक्शंस। ये जो दिख रहा है ये गैप जंक्शन से, तो जैसे ही अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए तो वो ट्रैवल करके यहाँ पहुँच जाएंगे, जो एडजेसेंट वाला सेल है उसमें पहुँच जाएंगे। ठीक है। अब ये जो मायोकार्डियल सेल है ना, ये भी रेस्टिंग स्टेट पे। ठीक है। अब रेस्टिंग स्टेट पे है तो इसके पास कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा ही, तो उसके पास एक पोटेंशियल रहेगा जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हमें पता है जो रेस्टिंग कंडीशन पे इनसाइड ऑफ द सेल नेगेटिवली चार्ज होता है और आउटसाइड ऑफ द सेल पॉजिटिवली चार्ज होता है। और कौन सा आयन कहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट है, तो इंट्रासेल्युलरली हम देखेंगे तो पोटेशियम ज़्यादा होता है, और एक्स्ट्रा सेल्युलरली हम देखेंगे तो सोडियम और कैल्शियम ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया कि रेस्टिंग कंडीशन पे नेगेटिव चार्ज अंदर रहता है और पॉजिटिव बाहर रहता है, और इसका पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है इंट्रासेल्युलरली और इसका कम रहता है। ठीक है। अब ये जो मेरी इंडिविजुअल मायोकार्डियल सेल है ना, मैंने इसको जूम किया है और यहाँ पे अब हम देखेंगे चेंजेस, क्या चेंजेस हो रहे हैं स्टिमुलस के आने पे। ठीक है। तो अब इसको ग्राफिकल फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो सबसे पहले, ठीक है, ये मेरा ग्राफिकल फॉर्म है। इनिशियली ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसका था -90 मिली वोल्ट। अभी -90 क्यों हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि रेस्टिंग कंडीशन पे इनसाइड ऑफ द सेल नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे जैसे ही हमने स्टिमुलस दिया, अब स्टिमुलस वो हमने पता था हार्ट के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ऑटोमेटिसिटी, खुद से वो अपनी इम्पल्स जनरेट करता है। तो ज़रा सा हल्का सा स्टिमुलस मिला, मतलब सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ इधर हल्का हल्का सा। ठीक है, अभी ज़्यादा इन्फ्लक्स नहीं हुआ है। जैसे ही सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ ये पहुँच जाता है थ्रेशोल्ड पे। थ्रेशोल्ड मतलब पता है तुम्हें, -70 मिली वोल्ट। थ्रेशोल्ड मतलब वो पोटेंशियल जिस पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इस पे था, इसने थ्रेशोल्ड क्रॉस किया। अब जैसे ही थ्रेशोल्ड क्रॉस किया ना, तो ये जो चैनल्स दिख रहे हैं मेरे, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है। मतलब ये लोग सेंसिटिव है वोल्टेज के चेंजेस को। यहाँ पे हुआ ना वोल्टेज का चेंज -70 से -90 से -70 मिली वोल्ट्स। ठीक है। तो जो भी सोडियम बाहर है ना, ये वाला चैनल ओपन हुआ और सोडियम का इन्फ्लक्स होने लगा अंदर की साइड। ठीक है, जिसकी वजह से मेरा जो था पोटेंशियल और पॉजिटिव की तरफ चला गया। ठीक है, तो मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है, फिर ये पहुंच जाता है 0 मिली वोल्ट। ठीक है, पॉजिटिव जा रहा है, ऊपर ऊपर जाते जा रहा है पॉजिटिव की तरफ। अब क्या होता है कि जैसे ही वो यहाँ पे आता है ना, एक दूसरा चैनल ओपन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ये वाला पोटेशियम चैनल। तो ये वाला चैनल है डीपोलराइजेशन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। अब नाम से हमें पता चल रहा है कि डीपोलराइजेशन सेंसिटिव। तो जैसे डीपोलराइजेशन हो रहा है, मैंने तुमको बताया ना डीपोलराइजेशन का मतलब क्या, डीपोलराइजेशन मतलब लॉस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेल, लॉस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लॉस कैसे हो रही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस अंदर आ रहे हैं, सोडियम अंदर आ रहा है, तो जिसकी वजह से एक और चैनल ओपन हुआ जिसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन सेंसिटिव
पोटेशियम चैनल। अब हमें पता था पोटेशियम अंदर के साइड ज़्यादा है, ठीक है, तो पोटेशियम ऐसे बाहर जाने लगेगा क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा था ना, तो ये बाहर जाने लगेगा। तो जिसकी वजह से अपने ग्राफ में ना ये नीचे आने लगा ना वापस से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो वापस अपना ग्राफ नेगेटिव की तरफ आने लगा। लेकिन यहाँ पर रोल आ जाता है कैल्शियम का। जो कैल्शियम है वो बोलता है भाई मैं आ गया हूँ, अभी रुक जाओ, मैं बैलेंस करता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये एक और चैनल है जो कैल्शियम वाला है, इसका नाम क्या है, डीपोलराइजेशन डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल। ये ओपन हो जाता है और कैल्शियम भी हमें पता है कि एक्स्ट्रा सेलुलरली ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो कैल्शियम भी ऐसे अंदर आने लगेगा, ठीक है। अब ये कैल्शियम अंदर आने लगा तो, लेकिन ये दोनों चैनल सेम टाइम पे एक्टिव है, ठीक है, दे बैलेंस ईच अदर। तो एक पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, तो जिसकी वजह से ना एक प्लेटो फेज आ जाता है, ठीक है। ये प्लेटो फेज क्यों आया है, ड्यू टू बैलेंस एंड द न्यूट्रलाइजेशन बाय पोटेशियम एंड द कैल्शियम चैनल, ठीक है। फिर अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है ना, ये पोटेशियम चैनल और स्ट्रॉन्ग होते जाता है, और स्ट्रॉन्ग होते जाता है, मतलब और पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं और ज़्यादा पोटेशियम बाहर भागने लगता है, और कैल्शियम थोड़ा वीक पड़ जाता है। कैल्शियम बोलता है भाई मेरे से नहीं हो पा रहा है, अब मैं नहीं संभाल सकता हूँ, ठीक है। तो अब और ज़्यादा पोटेशियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो अपना पोटेंशियल नेगेटिव की तरफ आने लगेगा, ठीक है। तो फिर से हमें ड्रॉप दिखने लगता है, वापस से ड्रॉप होने लगा, तो इसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब हमें पता है कि लॉस, यहाँ पे क्या था, लॉस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब होता है लॉस इन द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, क्योंकि अपना ये वाला आयन तो बाहर जा रहा है ना, पॉजिटिव जो अंदर था पोटेशियम, तो इसीलिए रीपोलराइजेशन होने लगता है। अब रीपोलराइजेशन हो के इवेंचुअली ये कहाँ पे पहुँच जाता है, अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आ गया कि कौन से चैनल का क्या रोल है। इनिशियल ये जो था ये किसकी वजह से था, सोडियम की वजह से। ये वाला इनिशियल रीपोलराइजेशन ये किसकी वजह से था, पोटेशियम की वजह से। फिर ये प्लेटो फेज किसकी वजह से आया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, कैल्शियम और पोटेशियम ने, दोनों ने बैलेंस कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, जो पोटेशियम था उसके चैनल्स और ज़्यादा ओपन हो गए और बहुत ज़्यादा पोटेशियम बाहर जाने लगा, तो जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन हो गया, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इसको अच्छे वाले डायग्राम के थ्रू, ठीक है। ये थ्योरी लिखा हुआ है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -90 मिलीवोल्ट होता है। और जो अपना एसए नोड और एबी नोड है जो स्लो कंडक्शन करा रहे थे, है ना, स्लो कंडक्शन करा रहे थे, और इसका एक्शन पोटेंशियल भी स्लो टाइप का होता है, तो इनके पास है ना जो फिक्स्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं होता, ठीक है। ये हम आगे देखने वाले हैं, क्योंकि इनके पास एक फ़नी चैनल होता है, ठीक है, फ़नी सोडियम चैनल। ये वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ये फ़नी सोडियम चैनल थे, वो हम आगे देखने वाले, ठीक है। फिर ये देखो, ये ग्राफ जो मैंने बताया, ये -90 मतलब ये किधर है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, ये फेज़ 0 है। फेज़ 0 मतलब डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन मेरा क्यों हो रहा था, सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से, ठीक है। फिर ये इनिशियल रीपोलराइजेशन क्यों हो रहा था, क्योंकि पोटेशियम लॉस्ट होने लगा था, पोटेशियम बाहर जाने लगा था, ठीक है, पोटेशियम का इफ्लक्स हो गया था। फिर ये वाला क्या है मेरा, प्लेटो फेस। प्लेटो फेस क्यों आया था, क्योंकि कैल्शियम और पोटेशियम ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया था, ठीक है, तो कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे थे ग्राफ में। फिर ये वाला फेज हो गया, ये 3 वाला, ये वाला रीपोलराइजेशन, जो फाइनल वाला रीपोलराइजेशन हुआ, ये क्यों था, क्योंकि पोटेशियम चैनल्स और ज़्यादा ओपन होने लगे, ठीक है, तो ये वाला रीपोलराइजेशन हो गया। फिर एंड में वो वापस अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये फास्ट टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो ये कहाँ पे चल रहा था, मेरे परकिंजे फाइबर्स में चल रहा था, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ क्लियर है सबको। फिर हम आगे देखते हैं फेज़ 0। फिर से ये थ्योरी लिखा हुआ है, डीपोलराइजेशन फेज, फिर इनिशियल रीपोलराइजेशन फेज, फिर ये प्लेटो फेज, फिर से रीपोलराइजेशन फेज, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे वो वापस आ गया, ठीक है। अब कौन से आयन से क्या हो रहा है वो हमें पता चल गया। ये थ्योरी फिर से वही लिखा हुआ है कि जैसे ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से हम पहुँचे थ्रेशोल्ड पे क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स ओपन हो गए, ठीक है। फिर वो लोग ने ग्राफ को ऊपर ले गए, पॉजिटिव की साइड ले गए। फिर वहाँ पे क्या हुआ, कैल्शियम वाला चैनल ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से इनिशियल रीपोलराइजेशन हो गया। फिर उसके बाद उसको बैलेंस करने कौन आ जाता है, हमारा भाई कैल्शियम आ जाता है, ठीक है। फिर वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते, लेकिन फिर कैल्शियम आखिरी में गिव अप कर देता है, बोलता है मेरे से नहीं हो पा रहा है। फिर जो पोटेशियम है वो और ज़्यादा ओवर पावर हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से अपना रीपोलराइजेशन हो जाता है, ठीक है।
फिर रिपोलराइजेशन होके वो बाद में वापस कहाँ पे आ जाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाता है। ठीक है, अब ये जो एक जगह इम्पल्स जनरेट हुई है ना, ये यहाँ पे जो सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, मेरा यहाँ पे हुआ ना सोडियम का इन्फ्लक्स, तो ये इन्फ्लक्स है ना, ये जो इसके एडजेसेंट सेल है ना, यहाँ पे भी ट्रैवल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो सोडियम जाता है। ठीक है, अब यहाँ का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो थ्रेशोल्ड पे पहुँच जाएगा, वो थ्रेशोल्ड पे पहुँचेगा, फिर से सारे गेट्स ओपन हो गए, फिर यहाँ पे भी अपना डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन फेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो सोडियम था वो फिर ऐसे आगे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आगे जा जाके पूरा एक्शन पोटेंशियल पूरे हार्ट में स्प्रेड हो जाएगा। ओके, सो ये डायग्राम भी हमने बता दिया। थ्योरी ये एग्जाम के लिए देख लो ना, ये जो मैंने पढ़ाया ये वही लिखा हुआ है। ओके, फिर ये फेजेस, कौन सा चैनल ओपन हो रहा है, कौन सा चैनल क्लोज हो रहा है, डीपोलराइजेशन फेज, इनिशियल रिपोलराइजेशन फेज, प्लेटो फेज और रिपोलराइजेशन फेज। ठीक है, अब तो ये हमने क्या पढ़ लिया, फास्ट टाइप। फिर एक दूसरा होता है स्लो टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो ये कहाँ पे हो रहा था, एसए नोड में हो रहा था और एवी नोड में हो रहा था। ठीक है, तो ये इसमें एसए नोड और एवी नोड में क्यों हो रहा था, क्योंकि मैंने क्या बताया था, इसका जो डिपोलराइजेशन है वो डिपेंडेंट किस पे है, कैल्शियम पे डिपेंडेंट है, इसलिए वो स्लो होता है। और इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, हमने ऊपर पढ़ा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ एसए नोड एंड एवी नोड इज़ नॉट स्टेबल। तो ये स्टेबल क्यों नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट स्टेबल। स्टेबल मतलब इट्स नॉट फिक्स, मतलब मायोकार्डियम का कैसा था कि -90 का वो -90 पे ही रहता है, लेकिन ये वाला फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ फनी सोडियम चैनल्स, अभी नाम में फ़नी लग रहा है। ठीक है, तो ये फ़नी सोडियम चैनल्स की वजह से होता है। तो ये फ़नी सोडियम चैनल्स क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सोडियम और कैल्शियम को ऐसे इन्फ्लक्स होते ही रहता है, इसमें इन्फ्लक्स होते ही रहता है, मतलब कंटिन्यूसली। ऐसा कुछ नहीं कि ये इस पर डिपेंडेंट है कि इम्पल्स आई तो ही होगा, जैसे वोल्टेज, ऐसा कुछ पे भी डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत होते रहता है, जिसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्लक्चुएट करते रहता है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दिख रहा है हमें, हॉरिजॉन्टल है ना, ये इसका आरएमपी था और ये क्या है, इसका थ्रेशोल्ड है। ठीक है, और ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ फनी सोडियम चैनल्स। फिर इसका ये जो फेज़ 0 है, इसके ना फेजेस ऐसे 1 2 3 4 के फॉर्म में नहीं रहते हैं। इसका सबसे पहला फेज़ होता है फेज़ 4, फेज़ 0 और फेज़ 3, ये इसके फेजेस होते हैं। ठीक है, तो इसका जो फेज़ 4 है ये फनी चैनल्स की वजह से होता है। फेज़ 0 ये वाला फेज़ ऊपर जा रहा है अपना, है ना, पोटेंशियल, तो ये डीपोलराइजेशन फेज़ है। तो इसका जो डीपोलराइजेशन फेज़ है ये किस पे डिपेंड करता है, कैल्शियम पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्लो टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, फिर अब ये यहाँ पे ये फेज़ 3, तो ये हमें दिख ही रहा है ना, वापस से मेम्ब्रेन नेगेटिव की तरफ आ रही है। तो ये कौन सा फेज़ है, ये है रिपोलराइजेशन फेज़। और रिपोलराइजेशन तो हम ना एक ही है, वो है पोटेशियम पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया स्लो टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इसके फेजेस है फेज़ 4, 0, 3, इसमें फेज़ 1 2 3 4 वैसा नहीं है, फेज़ 2 इसमें एब्सेंट होता है यूजुअली। ठीक है, तो ये इसके बारे में दिया है। फेज़ 4 है प्री पोटेंशियल या पेस मेकर पोटेंशियल, हमें पता है ना ऐसे नोड ही है अपना पेस मेकर। ठीक है, तो ऐसे नोड जो भी इम्पल्स जनरेट करता है वो होता है। अनस्टेबल मैंने बताया था, अनस्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ठीक है, इसका थ्रेशोल्ड भी कम होता है, ये ग्राफ में देख लो, इसका थ्रेशोल्ड है -40, इसका आरएमपी है -65। ठीक है, इसका फेज़ 0, तो ये फेज़ 0 किस पर डिपेंडेंट है, कैल्शियम पे डिपेंडेंट है। ओके, और रिपोलराइजेशन फेज़ हमें पता है किस पर डिपेंडेंट होता है, पोटेशियम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, फेज़ 1 एंड 2 आर यूजुअली एब्सेंट। फिर इस पर भी वही दिया हुआ है कि कौन से फेजेस में किसका हो रहा है, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। ओके, तो ये थ्योरी आप लोग देख लेना, बाकी मैंने ये ग्राफ समझा दिया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में यूजुअली यही पूछते हैं। ठीक है, तो तुम ये डायग्राम भी बना देना और ये वाला ग्राफ बना देना। ठीक है, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।